अस्सलाम वालेकुम। जब बात अमन की होती है, दुनिया के तमाम लोग उम्मीद से भर जाते हैं। लेकिन जब अमन का प्लान कोई ऐसा शख्स पेश करे जो रियल एस्टेट डेवलपर हो और जिसका पास्ट रिकॉर्ड मिडिल ईस्ट में इजराइल की हेवीली टिल्टेड पॉलिसी पर मबनी, तो सवालात पैदा होना लाज़मी है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के डेवस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज पर अपने बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर साइन किया। ये बोर्ड ऑफिशियली गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है, मगर जब हम इसके मेंबर्स, स्ट्रक्चर और पीछे के एक्चुअल मोटिव्स को देखते हैं तो एक बहुत अलग तस्वीर सामने आती है। असल सवाल ये है कि क्या ये बोर्ड वाकई गजा की आवाम के लिए अमन लेके आएगा या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर है जो इजराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए गजा को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करने की कोशिश करेगा। यह मसला आज बहुत अहम है क्योंकि गजा अक्टूबर 2023 से अब तक एक इंसानी ट्रेजेडी का शिकार है। इजराइल की जानिब से हमास के खिलाफ शुरू किए गए मिलिट्री ऑपरेशन में 71,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान ले ली। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स तबाह हो चुके हैं। लाखों लोग अपने घरों से बेजगह हैं, बेघर हैं। ऐसे हालात में ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान एक टर्निंग पॉइंट लग सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम ये समझें कि ये बोर्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम ट्रंप की पिछले टर्म को याद करें तो उनकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी बहुत साफ थी। उन्होंने 2017 में जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल तस्लीम किया और अमेरिकन एम्बेसी को तल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये फैसला मुस्लिम दुनिया के एक सदमा था। फिर उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजराइल और कुछ अरब ममालिक के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज की। यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल हुए। मगर इन डेज में फ़लस्तीनियों का मसला एक फुट नोट बन गया। फ़लस्तीनी राइट्स, उनकी खुद मुख्तारी, ये सब किनारे रख दिए गए। ट्रंप की पॉलिसी क्लियरली इजराइल सेंट्रिक थी। अब जब ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में है तो उन्होंने ये बोर्ड पीस बनाने का ऐलान किया। हाँ, खुद इस बोर्ड के चेयरमैन हैं और उन्हें सोल पावर है कि मेंबर्स को अपॉइंट और डिसीज करे, एजेंडा सेट करे और रेजोल्यूशंस इशू करे। ये कोई डेमोक्रेटिक या मल्टीलेटरल बॉडी नहीं है, ये एक ट्रंप डोमिनेटेड स्ट्रक्चर है। अगर कोई मुल्क इस बोर्ड में परमानेंट सीट चाहता है तो उसे $1 बिलियन देना होंगे। हाँ, आपने सही सुना, $1 बिलियन। ये बोर्ड मेंबरशिप नहीं है, ये एक्सक्लूसिव क्लब की सब्सक्रिप्शन है। बोर्ड के मेंबर्स की बात करें तो इसमें ट्रंप के दामाद जेरेड कुशलर है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, स्टीव विटकॉफ हैं जो प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। कुशलर वो शख्स है जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स नेगोशिएट किए थे और जिनके इजराइल के साथ काफ़ी करीब बिजनेस इंटरेस्ट हैं। बोर्ड के चार्टर में गजा का जिक्र तक नहीं, बल्कि ये चैप्टर एक ब्रॉडर ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात है। करीब 35 से ज़्यादा मुल्कों ने इस बोर्ड को ज्वाइन किया है, जिसमें यूएई, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, हंगरी और इंडोनेशिया शामिल है। मगर यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलाइज जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और कनाडा इस समरी में एब्सेंट है। इन मुल्कों ने क्लियरली रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए हैं। यूके ने प्लूटन के पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट पर कंसर्न जाहिर किए। जर्मनी और इटली ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज को खड़ा किया है, उसका हवाला भी है। अब असल कहानी ये है कि इस बोर्ड का गजा के लिए क्या प्लान। डेवोस में जेरेड कुशलर ने एक मास्टर प्लान प्रेजेंट किया जो $25 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट पर मबनी। उन्होंने स्लाइड्स दिखाई जिसमें फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रैपर्स, लग्जरी होटल्स, डाटा सेंटर्स और कोस्टल टूरिज्म जोन। उनका प्लान है कि गजा को 4 फेजेस में डेवलप किया जाए, एन रिफा, फिर खान यूनिस, फिर सेंट्रल कैंप्स और आखिर में गजा सिटी। कोस्टल एरियाज पर 170 टावर्स बनाए जाएंगे जो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल हो। ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है? ट्रंप ने खुद कहा है कि आई एम अ रियल स्टेट पर्सन एट हार्ट, लेकिन एट दिस लोकेशन इन द सी, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ प्रॉपर्टी। यानी उनकी नज़र में गजा एक प्रॉपर्टी है, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जेरेड कुशलर ने अपने स्पीच में बहुत बार कहा है कि देयर विल बी अमेजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये अप्रोच ह्यूमैनिटेरियन नहीं, बिजनेस ओरिएंटेड है। गजा की आवाम के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिटिकल राइट्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन, आज़ादी से जीने का हक, उस पर कोई बात नहीं। गजा में अभी 68 मिलियन टन मलबा बढ़ा हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ये सारा मलबा हटाना है। इजराइल अभी भी डेली बेसिस पर फ़लस्तीनियों को फायर कर रहा है और सीज फायर के बाद भी कम से कम 470 फ़लस्तीनियों को मारा जा चुका है। हमास ने वेपन सरेंडर करने से इनकार किया है। सिक्योरिटी का ये इशू इतना कॉम्प्लेक्स है कि बिना इसके हल हुए
कोई भी रिकंस्ट्रक्शन प्लान रियलिस्टिक नहीं लगा। जेरड कुशलर का प्रोजेक्शन है कि 2035 तक गजा का जीडीपी $10 बिलियन तक जाएगा और एवरेज हाउस होल्ड इनकम $13,000 हो जाए। ये टारगेट पेपर पर अच्छे लगते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और। यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए $70 बिलियन की ज़रूरत होगी, ट्रम्प के प्लान से कहीं ज़्यादा। और ये सब तब पॉसिबल है जब सिक्योरिटी स्टेबल हो, हमास डीमिलिटराइज हो जाए और इसराइल अपनी रिस्ट्रिक्शंस हटा दे। एक क्रिटिक ने यह भी कहा है कि ये प्लान टोटली अनरियलिस्टिक है और ट्रम्प इस चीज़ को रियल एस्टेट डेवलपर की नज़र से देख रहे हैं, जिसमें कोई शक नहीं, पीस मेकर की नज़र से नहीं देख रहा। इंटरनेशनल लॉयर्स अटे एप्स्टन ने कहा है कि ये प्लान लॉ एंड फैक्ट्स में ग्राउंडेड नहीं है, ये सिर्फ ग्लॉसी रियल एस्टेट पिच डेक्स कॉमन ड्रीम्स। जो प्लान दिखा रहे हैं वो सीजीआई जनरेटेड इमेजेस है। गजा की आवाम जो भी टेंट्स में रह रही है, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जिनके बच्चे बीमार हैं, उनके ये लग्जरी टावर्स कोई प्रायोरिटी नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर में एक और अहम बात यह है कि इसमें फ़लस्तीन का जिक्र तक नहीं है, फ़लस्तीनियों का जिक्र तक नहीं है और गजा का प्रॉपर मेंशन नहीं है। द गार्डियन ने इसको ट्रम्प डोमिनेटेड पे टू प्ले क्लब कहा है, जो यूएन को रिप्लेस करने की कोशिश है। क्रिटिक्स ने कहा है कि ये प्लान एंथनी एक्सटर्मिनेशन का फकीर है, कॉमन ड्रीम्स दे हार्श वर्ड्स, मतलब ग्राउंड से डिस्कनेक्ट दिखते हैं ये कंसर्न्स। नेक्स्ट डेट लगता है यूरोपियन पावर्स जो ट्रेडिशनली पीस प्रोसेस में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती थी और करती आई हैं, वो इस बार हेजिटेंट है। हिस्टोरियन राशिद खामिदी ने कहा है कि ये जेन्युइन पीस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ सीज फायर और टेम्परेरी मेजर्स हैं, मगर इक्वल राइट्स फॉर ऑल की बात नहीं है। जब हम इन सब पहलुओं को देखते हैं तो एक पैटर्न इमर्ज होता है। ये बोर्ड गजा की रिकंस्ट्रक्शन कम और ट्रम्प की लेगेसी बिल्डिंग ज़्यादा। ये इजराइल के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करता है, ये जो बिल्कुल सच है। फ़लस्तीनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को इग्नोर करता है और रिकंस्ट्रक्शन को बिजनेस वेंचर की तरफ ट्रीट करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का हल निकालना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना जरूरी है, मगर ये सिर्फ तब मीनिंगफुल होगा जब फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक नहीं। अमन सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड से नहीं आता, अमन तब आता है जब मजलूम को इंसाफ मिलता है, जब ऑक्यूपेशन खत्म होती है, जब लोग अपनी ज़मीन पर आज़ादी से जीते हैं। गजा का असली मसला ये नहीं है कि वहाँ स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, असली मसला ये है कि वहाँ की आवाम ब्लॉकेड में है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर अनसर्टेन। ये हम सब के लिए एक लहाफी क्रिया है। दुनिया भर में जब पावरफुल कंट्रीज अपनी इंटरेस्ट के लिए कमज़ोर को रोटी शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उसका अंजाम आखिर क्या होगा? इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन प्लान्स, डेमोक्रेसी प्रमोशन, नेशन बिल्डिंग, ये सब टर्म्स हमने पहले भी सुने हैं और बहुत बार सुने, मगर ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? गजा का मसला सिर्फ मिडिल ईस्ट का मसला नहीं है, ये इंसानियत का इम्तिहान है। ये टेस्ट है इस बात का कि हम प्रिंसिपल्स पर कितने कायम हैं या सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के आगे चुप जाते हैं। बोर्ड ऑफ पीस एक नई शुरुआत हो सकती है, मगर ये शुरुआत सही डायरेक्शन में तभी होगी जब फ़लस्तीनियों को इक्वल कॉन्फिडेंस की तरह ट्रीट किया जाए, उनकी आवाज़ को इंपॉर्टेंस दी जाए और उनके पॉलिटिकल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। वरना ये बोर्ड भी पिछले तमाम फेलियर इनिशिएटिव्स की तरह हिस्ट्री के सफ़ों में एक फुट नोट खड़ा करा। अमन की रीफ तो सभी रखते हैं, मगर अमन की कीमत ये नहीं हो सकती कि एक कौम अपनी आइडेंटिटी, अपना वतन और अपना मुस्तकबिल खो। अल्लाह हाफ़िज़।